नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज उत्तर प्रदेश श्रृंखला में हमारे चतुर्थ वीडियो आपके सम्मुख ला रहा हूँ। इस वीडियो का टाइटल जैसा आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, फिजिकल डिवीजन ऑफ यूपी, यानी भौतिक वितरण यूपी का। अगर यूपी का हम भौतिक वितरण करेंगे तो इसे हम 3 भागों में बांटेंगे। एक तो ये पर्वतीय क्षेत्र वाला, दूसरा आपका मैदानी क्षेत्र और तीसरा आपका पठारी क्षेत्र। आपको जैसा कि मैंने पूर्व में बता रखा है कि अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो एक लंबवत आकृति इसकी हमें दिखाई देती है। यह लंबवत आकृति 650 किलोमीटर की है और ये 240 किलोमीटर की है। इसमें क्योंकि हमें ये तीनों हिस्से देखने हैं, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें इस वाले मैप पे आना पड़ेगा। ये प्रायद्वीपीय भारत है, यानी अपना एक्चुअल भारत। इस भारत में यह भारत अफ्रीका कॉन्टिनेंट से टूटकर अलग हुआ था और अलग होने के बाद में यह आगे आया और फिर उसको जब मैं आगे बताऊंगा तो वर्तमान स्थिति इसकी कैसे आई, इसके ऊपर एक अन्य वीडियो है, उसमें मैं बताऊंगा। इसमें ये रेड हिस्सा दिखाया है उत्तर प्रदेश का। यह रेड हिस्से का बृहद रूप यहाँ पर मैंने दिखाया है। इस भारत में जैसा कि कल आपको मैडम ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पहले 75 जिले थे, वर्तमान में 76 जिले हो गए हैं। और ये 76 जिले, आपको कल एक डाटा गलत हो गया था। 2024 में ना होकर 2025 में कुंभ का मेला लगेगा 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक। छिहत्तरवां जिला कुंभ प्रयाग जिले के नाम से जाना जाएगा, उसी के इर्द गिर्द का क्षेत्र है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि स्थायी है, बहुत से लोग कह रहे हैं अस्थायी है। जहां तक मेरा मानना है, जब तक कुंभ चलेगा तब तक ये 76वां जिला रहेगा। अगर इसको देखा जाए तो ये नेपाल, यहां से सहारनपुर से लेके पीलीभीत तक आपका पड़ता है उत्तराखंड, और फिर लखीमपुर खीरी महाराजगंज तक आपका ये पूरा का पूरा नेपाल से लगता है। इसमें यहाँ पर हमने तराई क्षेत्र और पठारी क्षेत्र दिखाया। ये तराई क्षेत्र, ये पठारी क्षेत्र। ये नेपाल के ऊपर, ये नेपाल में भावर क्षेत्र है। नेपाल से जो नदियां निकलती हैं, वो नदियां इस भावर क्षेत्र में आती हैं। इसे भावर क्षेत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर डले रहते हैं, उनके पत्थरों के नीचे नदियां निकलती हैं। इसे तराई क्षेत्र यह कहा गया है कि यहाँ से नदियां
अपनी एक अमुक धारा में नहीं आ पाती है। जैसे आप कल्पना कीजिए कि एक पानी बह रहा है और उस पानी बहने में मैं बीच में उंगली लगा देता हूँ, पानी आया इधर से, जैसे ये पानी आ रहा है, उंगली कटने के बाद इसकी दो दिशाएं में हो गई। इसी तरीके से पत्थर तमाम जो पड़े हुए हैं वो दिशाओं का तमाम शाखाओं में काटने का काम करती है। और जब ये तमाम शाखाओं में कट जाती है तो ये धीमे 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 इन नदियों का पानी रिस रिस कर इस वाले क्षेत्र में आ जाता है, जिसे मैं तराई क्षेत्र कह रहा हूं। यहां पर आने के बाद ये क्षेत्र काफी दलदलीय हो जाता है और दलदलीय होने के बाद में यहाँ पर समस्या ये भी रहती है कि पानी की एबुडेंट क्वांटिटी जब रहती है, यानी प्रचुरता में जब पानी रहता है यहाँ पर, तो मानव जीवन के लिए हानिकारक है, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर काफी रहता है। जब मॉइस्चर रहेगा तो हम सांस लेंगे तो वो मॉइस्चर हमारे अंदर जाएगा, हमारे अंदर जाएगा तो हमारे फेफड़ों के अंदर आएगा, हमारे फेफड़ों में अंदर आएगा तो यानी आपने सुना होगा कि फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है, फिर डॉक्टर सिरिंज से निकालता है, तो वो स्थिति भी यहाँ पर इस क्षेत्र के लोगों की होती है। प्रकृति है, एक साइड में हानि भी देती है तो दूसरी साइड में लाभ भी देती है। तो यहाँ पर जलीय फसलें ज्यादा की जाती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मात्रा में गन्ना और धान की खेती यहाँ पर होती है। ये मैदान कैसे बना, इसके पीछे यहाँ पर आपने देखा होगा कि हिमालय है तो वहां से नदियां निकल रही हैं, तो वहां पर इन नदियों ने, यहाँ पर सोन, केन, बेतवा नदियां निकली, इन नदियों ने अपना गाद छोड़ा। गाद को हम इंग्लिश में सेडिमेंट कह सकते हैं। जब इन्होंने अपना गाद छोड़ा तो इस गाद को ही एक शब्द और दिया गया है, ज्योग्राफी में वो दिया गया का। ये गाद, ये नदियों ने पूरे उत्तर भारत के मैदानों में बिठा दिया। ये तो अभी उत्तर प्रदेश में दिखा रहा हूं, असल में पंजाब से लेकर बंगाल तक, न थोड़ा और आगे चले आ वहां तक पूरा का पूरा एक गद्दानुमा बना रखा है। ये गद्दानुमा इतना तगड़ा है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। स्थिति यह है कि जब यहाँ पर ये गद्दानुमा बिछाया गया, बिछ गया, तो उस काप को या गाद को हम दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब आपने ये देखा, मैंने उस दिन भी आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो इसे बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आप मेरे उत्तर प्रदेश विशेषांक प्रथम पर जाएं, उसे देखें, फिर इस वाली वीडियो को देखें। यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पे ये पश्चिमी, आपका उत्तरी, उत्तर पश्चिम, ये वाली दिशा अगर मैं इसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में बांटूंगा तो उत्तर पश्चिम का सबसे जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से टच करता हुआ सहारनपुर है, फिर मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर, फिर मुरादाबाद, फिर रामपुर, बरेली, पीलीभीत और ये लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा, उसकी संक्षिप्त का मैं आपको केवल इंटरेस्ट क्रिएट कराने के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ। लखीमपुर खीरी के बाद में फिर बहराइच आता है, बहराइच के बाद में श्रावस्ती आता है,
बलरामपुर आता है, सिद्धार्थ नगर आता है, महाराजगंज आता है, और ये महाराजगंज में ही कुशीनगर है इधर साइड में। और इस तरीके से आपका महाराजगंज सबसे पूर्वी हो जाता है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये मैंने मैप में दिखाने की कोशिश की है कि आपने प्राचीन भारत के इतिहास को जब पढ़ा होगा तब देखा होगा कि गंगा यमुना नदी, जैसे गंगा यहाँ पर गंगा है और ये यमुना है, और एक सरस्वती निकल रही है जो कि अब अंडरग्राउंड हो गई है। तो तीनों नदियों का संगम स्थल ये प्रयागराज है। इस गंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इस गंगा नदी ने और यमुना नदी ने यहाँ पर अपना कॉप बिछा रखा है। जब आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि जब पहाड़ों से नदियां अपने साथ में तमाम मिनरल्स को लेकर आती हैं और वो वहां पर बिछा देती हैं उन मिनरल्स में, तो पेड़ पौधों के लिए फ्लोएम और जाइलम के द्वारा जब पेड़ पौधे डेवलप करते हैं तो इनमें मिनरल्स पहुंचते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, तमाम चीजें इनमें है। वो साइंस का विषय है। मेरा बताने का अर्थ यह है कि यहाँ पे ये दोआब जो है, गंगा यमुना का दोआब, इस प्राचीन भारत के इतिहास में ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना गया। अगर कोई क्वेश्चन आयोग कभी भी पूछे कि ब्रह्म ऋषि देश कौन सा है, तो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वो भी इलाहाबाद तक ये पूरा का पूरा ब्रह्म ऋषि देश कहलाता है। अब आपने ये ऊपर के विश्लेषण को पढ़ा, अब मैं नीचे की साइड में आपको लाता हूं। यहां पर मानचित्र में दिखाया नहीं है, ये कुमायूं पर्वत श्रेणी है, ये बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड जो है, तो आपने लगभग जो मैंने पढ़ा था वो तो 4th या 5th क्लास में पढ़ा होगा कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये वही है बुंदेल, यानी शिवालिक के दक्षिण में और विंध्य पर्वत के उत्तर में यह बुंदेलखंड पड़ता है। क्योंकि यह पठारीय क्षेत्र है और पठारीय क्षेत्र की खासियत होती है कि यहाँ चट्टानें होंगी। जब चट्टानें होंगी तो यहां से मैंने बताया था सोन, बेतवा, तमाम नदियां निकल रही हैं, तो ये भी नदियां यहाँ पे छोड़ रही हैं, तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाएगी ये पाई जाएगी असल में लाल कलर की मिट्टी। अब ये लाल कलर की मिट्टी क्यों है? आपने सुना होगा कि इटली में रक्त रंजित आंधियां जब इटली में आ रही हैं तो इसका मतलब इटली एक चट्टानीय क्षेत्र में होगा। चट्टानीय क्षेत्र में होगा तो वहां पर फेरस ऑक्साइड यानी होगा वहां पर, और फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। तो इस वजह से यहां पर लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है, और लाल रंग की मिट्टी यह आपका ललितपुर है और ये सोनभद्र है। ललितपुर और सोनभद्र के बीच में जिले महोबा, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र ये जिले पड़ रहे। ये जिले आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये चूंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं तो इतने डेवलप नहीं है। कारण ये
यहाँ पर जो किसानी होती है, जो कृषि व्यवस्था है, उस कृषि व्यवस्था का काफी पिछड़ापन है यहाँ पर। यहाँ का किसान जो कोई भी होगा वो अमीर किसान नहीं कहलाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि मैं फिरोजाबाद क्षेत्र से वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ का किसान अमीर किसान है। आलू की खेती की, आलू बिका और उसके बाद में अमीरी आ गई, और अधिकांश आलू बिकने के बाद में लोगों के मकान बनने और शुरू हो जाते हैं। हमारे क्षेत्र में अमुक बात ये पाई जाती है। तो यहाँ पे वो खेती बाड़ी नहीं हो पाती। और आपको मालूम है कि खेती बाड़ी से ही कोरोना काल में हम बचे थे। अगर पंजाब ने इतनी प्रोडक्शन नहीं दिया होता तो हमारे भी जान के लाले पड़ गए होते। इंडिया की भूमि को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देवताओं ने जन्म लिया है, और जन्म लेने के बाद इस मिट्टी में जब उनके पैर पड़े हैं तो ईश्वर के जब पैर जहाँ पर पड़े आए वहाँ पर तो वाणी के न्यारे होने हैं। तो इसलिए भारत की मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है और विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए खुद उपयुक्त है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर यमुना है और यहां पर नहीं दिखा पाए, यहां पर गंडक है। गंडक नदी नेपाल से निकल रही है, बिहार बॉर्डर को छूती हुई निकल रही है, उत्तर प्रदेश और बिहार को टच कर, मतलब प्राकृतिक सीमा उत्तर प्रदेश और बिहार की बना देती है। तो अब आपसे पूछा है कि पूरब में उत्तर प्रदेश और बिहार की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो आप इस पर रूप से कह देंगे तो गंडक नदी है। आपसे इधर पूछा है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो आप स्पष्ट रूप से कह देंगे वो यमुना है। जब इतना स्पष्ट रूप से आया कि गंडक और यमुना के बीच में लगभग उत्तर प्रदेश का मैदान फंसा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे नदियां जो हमने दिखाई हैं, इन नदियों का भी एक विशेष योगदान रहा है। और इस मिट्टी को जगह जगह से खनिज तत्वों को लाकर, यहाँ के खनिज तत्व थे तो यहाँ डाल दिए, यहाँ के खनिज तत्व थे यहाँ पे डाल दिया, और एक गद्दा नुमा जो बना दिया उसमें फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। अब आप आइए कि उत्तर प्रदेश का अगर ढलान है तो ये ढलान है, यानी अगर मैं इसको कहूं तो नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्ट और साउथ की तरफ ये ढलान है। तो यहां पर गोरखपुर वाला क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा हो रही है, यहां पर मथुरा वाला क्षेत्र सबसे कम वर्षा हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कि एक साइड में तो सर्वाधिक वर्षा, एक साइड में बहुत कम वर्षा। इसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए केवल हिंट के तौर पर मैं ले चलता हूं इंडियन क्लाइमेटोलॉजी का, जलवायु विज्ञान। आप जानते हैं कि जैसा हमने यहां पे दिखाया कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को यहां केरल के तट पर हिट करता है, और उत्तर भारत में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी से होता है। ये क्षेत्र जो है ये अरब सागर है, ये क्षेत्र बंगाल की खाड़ी है, ये क्षेत्र हिंद महासागर है। अगर मैं ये कहूं कि बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है तो ये एक अतिशयोक्ति वाली बात है कि बंगाल की खाड़ी से नहीं, अमूमन ये हिंद मेन रोड रहता है हिंद महासागर का। क्योंकि यहाँ पे बंटवारा हो गया है, अभी मैंने बताया था
पानी बह रहा है और बहने के बाद में उसमें यो रख दिया तो पानी की धारा जो फट जाएगी कि नहीं फट जाएगी। तो इसी तरीके से ये केवल जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है ये फाड़ने का काम कर देता है हवाओं को, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। अब मानसून उठा, मानसून आया, मानसून ने इधर प्रभाव डाला अपना। अरावली पर्वत श्रृंखला घिस कर विश्व की सबसे पुरानी अगर पर्वत श्रेणी में तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला घिस कर पुरानी हो गई। यह मानसून काइलोशील बल के कारण इधर साइड में मुड़ जाएगा, ये चला गया, और इधर वाला मानसून ये चला जाएगा दाएं साइड में। अब आपका जब ये वाला अब इधर साइड का मानसून इधर साइड का मानसून ने तो प्रभाव नहीं डाला, इधर साइड के वाले मानसून ने प्रभाव डाला। ये मानसून उठा तो यहाँ पे सिलान का पठार है। सिलान के पठार में वहां की जनजातियों के आधार पर यहाँ पे जो 7 सिस्टर है ना, तो यहाँ पे जनजातियों के हिसाब से पहाड़ियों के नाम और रख दिए गए। तो नागा, खासी, जैंतिया पहाड़ियों से टकराया, फिर भ्रमण किया अंदर करने के बाद यूं गया। नमी यहाँ से बंगाली खाड़ी से कोई भी चीज उठेगी तो उसमें वेपराइजेशन की नमी होगी, और जब ये नमी यहाँ पर आई तो इसने यहाँ पर खूब घनघोर वर्षा की, और घनघोर वर्षा करने के बाद में ये नमी अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही मतलब हवा का वेग चला उसी से वर्षा हो रही है, तमाम चली तो तमाम यहाँ पे भी गई होंगी, यहाँ पे भी गई होंगी। तो ये लगभग उत्तर प्रदेश में जो वर्षा का मामला आता है वो लगभग 22 जून के करीब आता है। यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूं 22 जून के करीब मानसून आता उत्तर प्रदेश में हिट करता। यह जब 1 जून को केरल के तट पर हिट कर जाता है। केरल का तट, केरल मतलब ये वाला हिस्सा केरल के तट पर हिट कर जाता। इस मानसून ने जब ये उठा तो यहाँ पर गोरखपुर पे सर्वाधिक वर्षा कर दी इसने। अब ये नमी छोड़ी इसने, आगे बढ़ा, फिर वर्षा कर दी, फिर आगे बढ़ा, फिर वर्षा कर दी। वर्षा करने के बाद में ये यहाँ पर लगभग आकर वर्षा की मात्रा इनमें कमी हो जाती है। इधर ऊपर से उत्तर से दक्षिण में वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती है। तो ये जो मथुरा दास जी है ना, ये मथुरा दास ये बेचारे प्रभावित हो जाते हैं दोनों साइड से, इसलिए मथुरा में सबसे कम वर्षा पाई जाती है। इसके बाद जब मथुरा में, इसके अलावा आज का फिजिकल में इतनी काफी है कि वर्ष इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसके अन्य पहलू। आज यहीं तक रखते हैं, और ये मथुरा में वर्षा कम हो गई, गोरखपुर में ज्यादा हो गई। अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोई भी अशुद्धि हो तो उसके लिए कमेंट करके बताएं। आपका एक कमेंट मेरे लिए स्फूर्तिवान मुझे बनाने का काम करेगा। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।